प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। एक तो प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश का संचरण यानी प्रकाश का गमन किस तरह से होता है, प्रकाश का तो किरण का कॉन्सेप्ट, किरण पुंज का कॉन्सेप्ट, समतल और खुरदरा तल क्या होता है, समतल दर्पण को कैसे बनाते हैं और समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इन टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रकाश क्या है। कोई भी चीज़ अगर अंधेरे में रखी हुई है तो क्या हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। यानी अंधेरे में रखी हुई चीज़ को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? रोशनी की। जब हम टॉर्च जलाते हैं, दिया जलाते हैं या कोई भी रोशनी वाली चीज़ जलाते हैं तो हमको रखी हुई चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। या रात के बाद जब अंधेरा ख़त्म होता है, सूर्योदय होता है, सूर्य उगते हैं, सूर्य भगवान, तो सारी चीज़ें हमको दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी जब विभिन्न वस्तुओं पर पड़ती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा, विभिन्न वस्तुओं पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा जब हमारी आंखों से टकराती है तो हमें वो चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को, अंधेरे में रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अंधेरे में रखी हुई चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश की किरणें जब उन वस्तुओं से टकराती हैं और टकरा कर हमारी आंखों में वापस आती हैं तो हमें वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो जब सूर्योदय होता है तो हमको सारी चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। तो हम प्रकाश को साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अंधेरे में रखी हुई चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के सोर्सेस क्या क्या हैं? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेस यानी स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है? तो देखिए, प्रकाश के दो स्रोत हैं। दो तरह के स्रोत हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो नेचुरल सोर्स, नेचुरल यानी प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा है मैन मेड सोर्सेस। मैन मेड सोर्सेस यानी मानव निर्मित, क्या कहेंगे इसको? मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो प्रकृति में अवेलेबल, और हमें पता है कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। तो प्राकृतिक स्रोत क्या क्या हो गए? सन, सूरज हो गया, स्टार, तारे हो गए, सूर्य और तारे, जिसकी ऊर्जा का ये पूरी सृष्टि उपयोग करती है। पौधे और जीव जंतु सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा को कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है। तो ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत क्या हो गए? सन और स्टार्स। अब यहाँ पर देखिए, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि चंद्रमा भी तो रोशनी देता है सर। तो चंद्रमा देता है रोशनी, मून, लेकिन ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। ये चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है। सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो चंद्रमा रोशनी तो देता है लेकिन वो किसकी वजह से देता है? सूर्य की वजह से। ये अदीप्त सोर्स होता है। तो मून को डायरेक्ट स्रोत ऑफ एनर्जी नहीं कहा सकता या स्रोत ऑफ लाइट नहीं कहा जा सकता। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या हो गया? सन और स्टार्स। मैन मेड सोर्सेस, मनुष्य द्वारा बनाए हुए सोर्सेस कौन कौन से? किन किन सोर्सेस का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रकाश के लिए? टॉर्च का यूज करते हैं, लालटेन का यूज करते हैं, लैंटर्न, और अभी आने वाला है दीपों का त्यौहार, दीपोत्सव, दीपावली,
यानी दिया, दिए का प्रयोग करते हैं ना रोशनी जलाने के लिए। और किस चीज का प्रयोग करते हैं? बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लालटेन मुख्य रूप से है, फिर टार्च है, बल्ब का यूज करते हैं लाइट के लिए, ट्यूबलाइट CFL का यूज करते हैं, और LED, CFL और LED। तो विभिन्न तरह के सोर्सेज जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जिसका प्रयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं, प्रकाश ऊर्जा के लिए करते हैं, वो क्या क्या है? टार्च है, लैंटर्न है, दिया है, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट। आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लाइट। और LED का फुल फॉर्म क्या होगा? LED लाइट आप देखते हैं ना, जलाते हैं, जो प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यूज किया था, लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर? तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा, CFL और LED का फुल फॉर्म। क्लियर हो गया? तो स्रोत क्या हो गए लाइट के? स्रोत क्या हो गए? नेचुरल स्रोत और मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित। इनके द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और किसी भी चीज को देखने में सक्षम होते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक, हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश का संचरण। प्रकाश का संचरण यानी प्रकाश का गमन कैसे होता है, ये नोट कर लिया सबने? मिटा दे इसको। चलिए, प्रकाश का संचरण। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। ये हो गया सूर्य। क्यों भाई? सूर्य है ना, ये हमारी पृथ्वी, हो गई अर्थ, हम यहाँ पे रहते हैं। अब सूर्य की रोशनी सूरज से पृथ्वी पे आती है, बोलो आती है या नहीं आती है? तो पेड़ पौधों और हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये जो सूर्य की रोशनी है, ये कितनी दूरी तय करके पृथ्वी पे आती है? कितने समय में पृथ्वी पे आती है? बोलो। हाँ, इसको याद रखेंगे। कितने समय में आती है? 8 मिनट 33 सेकेंड। 8 मिनट 33 सेकेंड में सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है हमारे पास। या इतना समय इसको लगता है वहां से यहाँ तक आने में। 8 मिनट क्या है? कुछ भी नहीं है। और सूर्य की दूरी कितनी है? बहुत ज्यादा। कितनी है सूर्य की दूरी? सूर्य की दूरी कितनी है? ये दूरी जितनी दूरी में ये रोशनी हमारे पास आती है, कितनी दूरी तय करके आती है? बोलो। बहुत दूरी तय करके आती है ना। ये कितनी दूरी होती है? ये होती है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है। 15 करोड़ किलोमीटर को हम कह सकते हैं 150 मिलियन। 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। या हम इसे और क्या कह सकते हैं? इसको हम मिलियन को भी हटा देते हैं, किलोमीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 11 मीटर। यानी कितनी दूरी तय करता है ये? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और इसको हम 150 मिलियन किलोमीटर या 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। इतनी दूरी तय करता है ये 8 मिनट 33 सेकेंड में।
तय करके ये पृथ्वी पर आता है। अब हमें ये पता है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर हम रहते हैं बड़े आराम से, सब कुछ हमको मिल जाता है, हवा पानी सब। हमारे आसपास क्या है? हवा का घेरा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। ये जो हवा का घेरा है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर कितनी दूरी तक होता है? कितनी दूरी तक हवा है? कितनी ऊंचाई तक जाने पर हमको हवा मिलेगी? तो इसको भी ध्यान रखिए। ये जो पृथ्वी से लगभग 10⁻³ किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर हमको वायुमंडल मिलता है। लगभग कितना? 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक जब हम जाते हैं तो हमको एटमॉस्फेयर मिलता है। मान लीजिए हमको यहाँ तक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ये हवा का घेरा है। हवा एक माध्यम है, हवा का घेरा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसेस, धूल, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। अब इसके ऊपर की जो जगह है, देखिए इसके ऊपर जब हम निकलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो निर्वात में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हवा नहीं होती है। तो सूर्य की किरणें जब आती हैं, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं इनको क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं? पराबैंगनी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट। ये पराबैंगनी किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं, 8 मिनट 35 सेकंड का समय लेती हैं, 1.5 × 10⁻11 मीटर की दूरी तय करती हैं। और इसमें दो भाग हो गए। देखिए, सूर्य की रोशनी के पृथ्वी का आने तक वायुमंडल वाला भाग हो गया जिसमें हवा है, और इसके ऊपर निर्वात वाला भाग है जहाँ पर हवा नहीं है। तो सूर्य की किरण जब चलना शुरू करती है तो निर्वात से होते हुए वायुमंडल में आती है, तब अर्थ में आती है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश को गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश के संचरण, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये जो प्रकाश है ये निर्वात में भी संचरण कर सकता है और माध्यम में भी संचरण करता है। किसी प्रकार की या इसके लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हर सभी माध्यमों में संचरण कर सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो प्रकाश का संचरण, अब देखिए यहाँ से वायुमंडल जो हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि हमारे आसपास कहीं बहुत गाढ़ा है, कहीं बहुत हल्का है, कहीं बहुत डेंस है, कहीं बहुत लाइट है, कहीं बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ है? ऐसा तो नहीं दिख रहा कमरे में। चारों तरफ कैसा दिख रहा है? एक बराबर दिख रहा है ना। तो इस तरह का जो माध्यम होता है इसको हम कहते हैं समांगी माध्यम। क्या कहते हैं? समांगी। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया भी हुआ, होमोजीनस। होमोजीनस। और यहाँ से इस माध्यम में यानी वायुमंडल में आर पार दिख रहा है ना, हम आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए। तो बीच में हवा है, इसके बावजूद हम आपको पूरी तरह से दिख रहा है स्पष्ट। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं जिसके आर पार पूरी तरह से दिखाई देता है? गुड, पारदर्शी। तो कैसा माध्यम है ये? हवा का पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। यानी ये जो हमारी प्रकाश है, रोशनी है, ये प्रकाश क्या है? समांगी पारदर्शी माध्यम में विचरण करती है। कहाँ पर विचरण या संचरण करती है, गमन करती है? समांगी पारदर्शी माध्यम में संचरण करती है। और प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि प्रकाश समांगी और पारदर्शी माध्यम में संचरण करता है, संचरण करता है। क्लियर? समांगी का मतलब समझ में आ गया? एक जैसा, होमो जैसा, कहीं भी हल्का गाढ़ा नहीं हो, एक बराबर, इक्वल। पारदर्शी माध्यम आर पार दिखाई दे। तो समांगी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश संचरण करता है। तो प्रकाश का संचरण पारदर्शी और समांगी माध्यम में होता है, और इसके लिए और निर्वात में भी होता है। पारदर्शी माध्यम में भी होता है और निर्वात में भी होता है। यानी किसी पर्टिकुलर माध्यम की इसके लिए जरूरत नहीं होती है। प्रकाश कहीं भी संचरण
कर सकता है। तीसरा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है, यानी सीधी रेखा। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। अगर इस चीज को आपको समझना है तो इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, पर फिलहाल अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश समांगी पारदर्शी माध्यम में सीधे मार्ग पर गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है संचरण के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकाश के, इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अभी जो प्रकाश की किरण होती है, ये जो प्रकाश होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये प्रकाश की जो संचरण होता है या इसका जो गमन पथ होता है, इस गमन पथ को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण। ठीक, अब जरा किरण के बारे में समझते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, ये क्लियर है? किरण क्या होता है? प्रकाश का गमन पथ। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश इधर की तरफ जा रहा है, ये रोशनी जा रही है, ठीक है। अब हमने ये रोशनी का गमन पथ बना दिया, बट हमें ये नहीं पता है कि ये किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में प्रकाश जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है। तो दिशा को निर्धारित करने के लिए हम इसमें तीर का चिन्ह लगाते हैं। इस गमन पथ के बीच में कहीं भी तीर का चिन्ह लगाते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि प्रकाश का संचरण इस दिशा में हो रहा है। क्लियर? तो बिना इस तीर को लगाए हुए आप किरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो हम किरण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और किरण क्या होता है? गमन पथ को, प्रकाश के मार्ग को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के मार्ग को प्रदर्शित करता है। अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर किरण जब रोशनी जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक ही किरण होगी, इसमें बहुत सी किरणें होती हैं। और जब बहुत सी किरणें होती हैं तो उसको हम कहते हैं किरणों का समूह। क्या कहते हैं? किरणों का समूह। और ये जो किरणों का समूह होता है ये कहलाता है किरण पुंज। क्या कहते हैं इसको? किरण पुंज, यानी बीम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो एक शब्द में याद रखिए, किरण पुंज क्या है? किरणों का समूह। किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। दो पॉइंट क्लियर हो गया। किरण क्या है? प्रकाश का गमन पथ। प्रकाश का गमन पथ, और तीर का जो चिन्ह लगाते हैं वो क्या दर्शाता है कि प्रकाश किस दिशा में गमन कर रहा है। क्लियर? अगर कई किरणें हैं उसमें, तो कई किरणों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट या किरण पुंज। तो प्रकाश में कभी एक किरण नहीं होती है, वो हमेशा किरणों के समूह में ही गमन करता है, जिसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है यानी किरण पुंज है, ये किरण पुंज तीन तरीके से या तीन तरह के हो सकते हैं, 3 टाइप्स। जरा उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया है? ठीक है। जो नहीं नोट किया है वो जो बच्चे कर लिए उनसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, मिटा दें। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों को समझना होगा, दोनों इंग्लिश के टर्म्स को भी समझना होगा, इसलिए इंग्लिश के टर्म्स को भी लिखेंगे। बीम के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, ठीक है। तो ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा जो इसका शब्द है इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। समांतर
समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, समान अंतर। जब किरणें एक समान दूरी पर हो, जैसे इनके बीच में समान दूरी हो, इनके बीच में समान दूरी हो, तो उनको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण। ये जो दूरी है ये क्या होगी? ये इक्वल होगी। तो इस तरह का किरण पुंज क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज। जब किरणों के बीच में समान दूरी हो तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नंबर 2 देखिए, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब, कन्वर्स का मतलब होता है समेट देना, समेटना, यानी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आके एक ही बिंदु पर समिट जाएं, एक ही बिंदु पर सिमट जाएं। जैसे हमने ये बिंदु ले लिया, अब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, सभी अलग अलग दिशाओं से आ रही है, लेकिन आ एक ही बिंदु पर रही है। और दिशा कैसे शो करेंगे? बीच में तीर बना के। ये सारी प्रकाश की किरणें कहाँ आ रही? एक बिंदु पर आ रही। इस बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहते हैं और इसको सामान्यतः O से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। बुक्स वगैरह में आपको O से मिलेगा, प्रकाशिक बिंदु करें। तो जब विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपने उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का पिछले साल मैंने आपको बताया था, आगे के वीडियोस में हम आपको इसको क्लियर भी करेंगे। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण नहीं, उत्तल लेंस प्रकाश की सारी किरणों को कन्वर्स करता है, और कन्वर्स करके मैंने पेपर जलाने वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, आपको याद होगा। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा देख लीजिए, अपसारी। तीसरा है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी यानी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब फैलना। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, ये देखिए एक ही प्रकाशिक बिंदु से, एक ही बिंदु जो O है यहां से जाती हुई प्रतीत होती है और फैलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या है? एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और इसमें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? तो 3 तरह के किरण पुंज हो गए, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग। मिटा दें इसको, ठीक है। प्रकाश की किरणें जब हम किसी चीज को देखते हैं तो होता क्या है कि जब हमारे आंखों से निकलने वाला प्रकाश किसी तल पे पड़ता है, किसी सतह पे पड़ता है, चिकनी सतह पे पड़ता है या खुरदरी सतह पे पड़ता है, तो वो वापस उसी तल में परिवर्तित होकर आता है और हमें वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकाश की किरणें किस प्रकार के सतह पर पड़ रही हैं उस पर भी निर्भर करता है कि वो चीज हमें कैसी दिखाई देगी। जैसे कमरे में रखी हुई मेज, कुर्सी, टेबल है, ये आप किसी भी कमरे के किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से, कहीं से भी देखेंगे आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन कमरे में लटका हुआ शीशा आपको हर एंगल से दिखाई नहीं देगा। तो समतल यानी प्रकाश की किरण किस प्रकार के तल पर पड़ रही है उस पर भी उसके परावर्तन यानी उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, हमारा दिखाई देना, उस पर भी निर्भर करता है। तो देखिए जो सतह होती है, सतह यानी सरफेस, प्रकाश दो तरह की सरफेस को हम दो भाग में बांट लेते हैं। चलिए
प्रकाश इन दोनों तरह की सरफेस पे पड़ सकता है। एक तो होता है समतल, समतल मतलब एक बराबर सतह, एक बराबर सतह जिसको हम प्लेन सरफेस कहते हैं, प्लेन सरफेस। क्लियर? और दूसरी सरफेस कैसी हो सकती है? खुरदरी सतह, रफ सरफेस, तो इन दोनों सरफेस पर प्रकाश की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर प्रकाश समान सतह पर या समतल सतह पर या एक बराबर सतह पर पड़ता है तो उसमें कैसा परावर्तन होता है, हमको कैसा दिखाई देता है? परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब किसी तल से टकराती है, समतल से या खुरदरी तल से, तो वापस उसी तल में आ जाती है और हमें वो चीज़ दिखाई देने लगती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी इसको मैं क्लियर करूंगा, पहले थोड़ा सा समतल और खुरदरी सतह समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमने समतल ले लिया, समान तल, चलिए ये ले लेते हैं समान, ठीक, और ये एक खुरदरी सतह ले ली, ये एक बराबर नहीं है, लेकिन ये सतह क्या है? एक बराबर है। तो जब इस पे कोई प्रकाश की किरण टकराती है तिरछी, तो ये जिस एंगल से या जिस कोण से टकराती है उतने ही कोण से वापस लौट जाती है। ये देखिए, जैसे भी टकरा रही एक बराबर एंगल से वापस होती चली जाती है। तो समान सतह पर या समतल पर जब तक टकराती है तो इसका जो परावर्तन होता है, यानी प्रकाश का वापस, किरणों का वापस लौटना होता है, वो नियमित तरीके से होता है। यानी समतल पर प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है, नियमित परावर्तन। ठीक है, अब जरा इस तरह की सरफेस देख लेते हैं। ये क्या है? बराबर है? नहीं है। प्रकाश की किरण इधर टकराई, इधर चली जाएगी, प्रकाश की किरण इधर टकराई, इधर चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए, प्रकाश की किरण यहाँ टकराई, इधर चली जाएगी, इधर टकराई, इधर चली जाएगी। यानी इसमें जो परावर्तन होगा वो नियमित नहीं होता है। तो खुरदरी सतह से जो परावर्तन होता है वो नियमित नहीं होता है। तो इस तरह के परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। तो देखिए, परावर्तन दो तरह के हो गए। परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश की किरण जब किसी सरफेस से टकराती है तिरछा, तो जितने कोण से ये टकराती है उतने ही कोण से वापस चली जाती है और हमको वो चीजें दिखाई देने लगती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम कोई चीज अगर देख पाते हैं तो परावर्तन की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो परावर्तन दो तरह का हो गया, नियमित और अनियमित। रेगुलर, तो नियमित परावर्तन कहाँ पर देखा जाता है? प्लेन सरफेस पे। अनियमित परावर्तन कहाँ पर देखा जाता है? खुरदरी सरफेस पे। समझ में बात आ गई? शीशे में जो हम देखते हैं वो कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है। इसलिए जो परावर्तन होता है वो एक बराबर स्मूथ होता है और हमको कोई भी चीज साफ सुथरी दिखाई देती है, सीधे सीधे दिखाई देती है। लेकिन अगर आप पीछे खड़े हो जाएं, किनारे खड़े हो जाएं या बाहर से देखें तो हमें वो चीज नहीं दिखाई देगी। जबकि मेज कुर्सी में सरफेस कैसी होती है? नॉर्मली अनियमित होती है। तो उस वजह से हमको वो चीज कहीं से भी दिखाई नहीं जाती, क्योंकि उसमें प्रकाश चारों तरफ फैलता है। अनियमित परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो दो तरह का परावर्तन हो गया, नियमित और अनियमित। अब जरा समझते हैं कि परावर्तन होता क्या है। ठीक है, ये सरफेस, दोनों सरफेस का नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। परावर्तन और समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? देखिए, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है और फिर समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, इस चीज को हम समझेंगे। समतल दर्पण कैसे बनाते हैं? ये एक शीशा ले लीजिए, ठीक है, ये हमने एक शीशा लिया। इस शीशे की एक साइड छोड़कर उसकी जो बैक साइड होती है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस पर ये पॉलिश कर दी है। इस पर किसकी पॉलिश करते हैं? सिल्वर की पॉलिश। तो ये हमने पीछे से सिल्वर की पॉलिश कर दी, ठीक है। इसको दर्शाते कैसे हैं? ठीक है, इसको दर्शाते कैसे?
सिल्वर की पॉलिश चूंकि बहुत हल्की होती है, तो अगर किसी चीज से उसको कुचलेंगे तो वो आसानी से खुल जाता है। तो उसको थोड़ा सा मजबूती देने के लिए उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, मोस्टली लाल या हरे रंग का पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी प्लेन सरफेस को, ये समतल सरफेस को जिसके पीछे पॉलिश हुआ हो या जिसके पीछे सिल्वर की पॉलिश होगी, जिसके ऊपर पेंट लगा होगा, उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये पीछे पॉलिश वाले हिस्से को इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये एक समतल दर्पण का प्रतीक है। इस तरह से हम समतल दर्पण को प्रदर्शित करते हैं। तो समतल दर्पण को बनाने के लिए क्या करते हैं, पीछे पहले चांदी की पॉलिश करते हैं, फिर इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जरा इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए समतल दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमने एक समतल दर्पण बना लिया है। इसमें ये कौन सा हिस्सा है, ये पीछे वाला पॉलिश वाला हिस्सा है। ये यहाँ पर पॉलिश है चांदी की, एजी सिल्वर की पॉलिश, और इसके ऊपर पेंट पॉलिश, सिल्वर की पॉलिश प्लस पेंट पॉलिश, इस पर पेंट की पॉलिश। अब जब इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तिरछा, तो परावर्तन को कैसे समझेंगे, जरा परावर्तन समझते हैं क्या होता है। इस समतल दर्पण पर परावर्तन, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तिरछा, तो कोई भी एक प्रकाश की किरण ले आते हैं तिरछा, ये पड़ी, ठीक है, इस बिंदु पर पड़ रही है, इस बिंदु को O से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण है। इस पर ये प्रकाश की किरण आ रही है जो O बिंदु पर टकरा रही है, ठीक है, इसको प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। अब ये जो O बिंदु किस पर है, समतल दर्पण पे, तो इस समतल दर्पण के 90 डिग्री पर हम इसका एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब मतलब प्रकाशिक किरण से, आपतित किरण या आने वाली किरण से मतलब नहीं है, इसके अलावा हम 90 डिग्री पे इसी बिंदु से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये, और इस 90 डिग्री पे बनी हुई इस रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब, और अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ये नॉर्मल हो गया। इस किरण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये प्रकाश की किरण इस नॉर्मल के अलॉन्ग अगर हम इसको मेजर करें, तो ये कोई ना कोई कोण बनाती है, कोई ना कोई एंगल बना रही है। सो व्हाट, मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी बना, तो जितने डिग्री का ये कोण बना रहा है, इस कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई, इंसिडेंट एंगल, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जितने एंगल का ये कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक उतने ही एंगल से ये प्रकाश की किरण उसी तल में वापस आ जाती है, और ये वापस आने वाली जो किरण है, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश की किरण तिरछे किसी समतल पर टकराती है, तो जिस एंगल से वो टकराती है, उतने ही एंगल से वो वापस उसी तल में आ जाती है। इसी क्रिया को या इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो किरण समतल से टकरा रही है, समतल दर्पण से टकरा रही है, और इस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब से उतने ही कोण से वापस आती है, और वापस आने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। कोण आई, कोण का चिन्ह आपको पता है, इस तरह से बनाते हैं,
इसको क्या कहते हैं? आपतित कोण। क्या कहते हैं? आपतित कोण, या अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोण आर, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से होते हुए किसी समतल दर्पण से टकराती है, तो उतने ही जिस कोण से वो टकरा रही उतने ही कोण से वो वापस उसी तल में आ जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और इसी की वजह से हम किसी चीज को देखने में सफल होते हैं। ठीक है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है यहाँ पे, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। रूल्स देखिए, पहला रूल क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है? ये ओ है आपका। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो, नंबर दो क्या है? आपतन कोण। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने कोण से कोई किरण आपतित होती है नॉर्मल के अलॉन्ग, उतने ही कोण से ये वापस भी आती है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एनटीएससी के एग्जाम के लिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग चलेंगे, प्रकाश का दूसरा मुख्य गुण, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड डे, थैंक्स।